डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी कक्षा है उसमें हम वही जो हमारा विषय चल रहा था ऑल इंडिया सर्विसेज, उनके संबंध में हमने 2-3 अध्यायों में हमने चर्चा की थी, 2-3 कक्षाओं में। उसी संबंध में कुछ एक विद्यार्थियों का ये प्रश्न था कि उनके कुछ एक छोटे छोटे प्रश्न थे। मैं आज की इस कक्षा में उन्हीं प्रश्नों को लेने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तो उनका प्रशिक्षण को लेकर के उनके कुछ सवाल थे ट्रेनिंग के संबंध में कि ऑल इंडिया भारत में भाई प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है। यद्यपि हमने इसमें चर्चा की थी, मैंने ये कंटेंट मैटर भी भेजा था आपको पीडीएफ में। हो सकता है आपने उसको देखा नहीं हो, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप उसे पढ़ें। फिर भी मैं आपको उस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें संक्षेप में यहाँ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि प्रशिक्षण तो लोक सेवा की कुशलता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। लोक सेवक जिस कार्य के लिए भर्ती किया गया है उस कार्य को संपन्न करने हेतु उसे प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। तो प्रशिक्षण का अर्थ एक व्यक्ति को एक निश्चित पद के लिए अनुकूल बनाना है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए कार्यों की प्रकृति, कलाएं, विधि के बारे में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत में प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है। तो ब्रिटिश शासनकाल में तो प्रशिक्षण का कोई महत्व नहीं था और नहीं लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण की कोई पर्याप्त व्यवस्था थी। उस समय आईसीएस के सदस्यों को ऑक्सफोर्ड अथवा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता था। उस समय कनिष्ठ अधिकारी को वरिष्ठ अधिकारी के संपर्क में रखकर प्रशिक्षण दिया जाता था। अंग्रेजों को इससे अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई। प्रशासन के 2 प्रमुख कार्य थे, पहला शांति और व्यवस्था बनाए रखना और दूसरा कर वसूल करना। लेकिन जब हम आज़ाद हुए 47 में, तो उस समय प्रशिक्षण के महत्व को जानते हुए भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को प्रशिक्षण देने की बात को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। आज भारत में लोक सेवकों के प्रशिक्षण की समस्या ने विशेष महत्व को प्राप्त कर लिया है। सरकारी मशीनरी के निरंतर प्रसार के फलस्वरूप नई नई सेवाओं का गठन भी आवश्यक हो गया है। तो योजना आयोग ने भी ये महसूस किया। अब तो योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है, अब तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। लेकिन योजना आयोग ने बहुत लंबे समय तक देश में काम किया, 1950 से लेकर के 2015 तक योजना आयोग ने कार्य किया है। तो योजना आयोग ने यह महसूस किया कि प्रशासनिक अधिकारियों को विकास के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण संविधान में वर्णित लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुरूप होना चाहिए, जिससे संसदीय प्रजातंत्र की परंपरा के प्रति उनमें सम्मान की भावना पैदा हो सके। तो स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश प्रशिक्षण पद्धति द्वारा भारतीय प्रशासन के नवीन लक्ष्यों और उद्देश्यों का इनसे काम चलना असंभव हो गया। इसके पश्चात सरकारी कार्यों में तीव्र गति से विस्तार भी होने लगा और इस प्रकार लोक सेवकों के प्रशिक्षण का कार्य अनिवार्यतः स्वतंत्रता के बाद की एक मुख्य समस्या है या मुख्य बिंदु है। इस पर केवल अधिक ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि इसको विस्तृत करने के भी प्रयास चल रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के लिए भारत में सर्वप्रथम 1947 में दिल्ली में एक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की गई थी। 47 में O&M डिवीज़न की भी स्थापना हुई थी। बाद में दिल्ली स्थित प्रशिक्षण संस्थानों को समाप्त कर दिया गया और प्रशासन के राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कर दी गई। ये संस्थान सभी उच्च पदाधिकारियों के लिए एक आधारभूत प्रशिक्षण तथा आईएएस लोक सेवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देता था। 1956 में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अखिल भारतीय सेवाओं के उच्च अधिकारियों के लिए नवीन पाठ्यक्रम आरंभ करने का सुझाव दिया। फलस्वरूप 1957 में शिमला में आईएएस स्टाफ कॉलेज में कुछ एक अभिनव पाठ्यक्रम मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हुए तथा जिसमें 6 से 10 वर्ष तक की सेवा कर चुके उच्च पदाधिकारियों को बुलाया गया। बाद में 15 अप्रैल 1958 में गृह मंत्री ने कहा था उस समय लोकसभा में कि हम राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्था की स्थापना करेंगे, जिससे कि उन सेवाओं में जो प्रशासकीय या लेखाकार या राजस्व पदाधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं सच्ची भावना भर सके। तो 1959 में दिल्ली में आईएएस प्रशिक्षण स्कूल में एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना शुरू हुई, जिसमें कुछ एक पदाधिकारी थे, जिसमें कुछ एक सेवाएं के लिए प्रशिक्षण आरंभ किया गया। जैसे यही कुछ एक महत्वपूर्ण सेवाएं थी कि आईएएस, आईएफएस मतलब भारतीय विदेश सेवा, क्योंकि उस समय तक भारतीय वन सेवा के नाम से कोई सेवा नहीं थी 1959 में। तो भारतीय लेखा परीक्षण लेखा सेवा, भारतीय सुरक्षा सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय आयकर सेवा, भारतीय आयातकर तथा आबकारी सेवा। तो इस मौलिक पाठ्यक्रम के लागू होने के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि आईएएस प्रशिक्षण स्कूल तथा दिल्ली तथा आईएएस स्टाफ कॉलेज शिमला को मिलाकर एक नया प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए। आईएएस
प्रशिक्षण स्कूल दिल्ली और IAS स्टाफ कॉलेज शिमला को मिलाकर फलतः 1 सितंबर 1959 को मसूरी में, आपको ध्यान रखना होगा कि कब इसकी स्थापना हुई, 1 सितंबर 1959 को मसूरी में नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई। नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1959 को। पहला इनका जो पाठ्यक्रम था वो नवंबर 1959 में समाप्त हुआ। इस पाठ्यक्रम के दौरान जो अनुभव हुए उनके आधार पर गृह प्रशासन का जो मंत्रालय था उसने सुझाव दिया कि भावी पाठ्यक्रम सभी सेवाओं के लिए एक ही समय प्रारंभ होनी चाहिए और ये पाठ्यक्रम 5 माह तक चलना चाहिए। तो इस प्रकार से बुनियादी पाठ्यक्रम शुरू हुए। अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्र सेवाओं में नए भर्ती किए गए कर्मचारियों को इसी बाद में इसका लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी नाम कर दिया गया था। तो इसी अकादमी में 5 माह में बुनियादी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता था। साथ में वे अपनी पृथक पृथक प्रशिक्षण संस्थाओं में भी प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। प्रशिक्षण की यह व्यवस्था 1969 तक लागू रही। तो ये जो इसमें जो फाउंडेशन प्रोग्राम चलता है जिसे बुनियादी पाठ्यक्रम भी कहते हैं, तो इस फाउंडेशन प्रोग्राम में कुछ इस तरह की बातें सिखाई जाती है जिससे संवैधानिक अर्थव्यवस्था संबंधित सामाजिक ढांचे की जानकारी प्राप्त हो जाती है और कुछ एक महत्वपूर्ण ऐसी बातें इसमें उनको सिखाई जाती है जो इन सेवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से ये भारत में सिविल सेवाएं हैं उनके प्रशिक्षण के लिए ये एक तरह से ये नई संस्था आरंभ हुई। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रशिक्षण इसमें बाद तक चलता रहता है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों का प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में ही दिया जाता है। इस प्रशिक्षण की अवधि 1 साल की होती है और इस अवधि में जो प्रोबेशनर होते हैं उनको भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया, लोक प्रशासन के सिद्धांत, भारत का प्रशासकीय इतिहास, जिले का प्रशासन, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, हिंदी का प्रारंभिक ज्ञान, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाएं तथा सामुदायिक विकास विषयों की शिक्षा दी जाती है। जिस राज्य में प्रोबेशनर का पदांकन किया जाता है उस राज्य की भाषा का ज्ञान भी कराया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान सैन्य प्रशिक्षण हेतु उनको किसी सैनिक केंद्र में भी रखा जा सकता है। विभिन्न संस्थाओं तथा महत्वपूर्ण योजनाओं और सामुदायिक विकास योजनाओं को दिखाने के लिए भी उनको ले जाया जाता है। घुड़सवारी, मोटर, आग्नेयास्त्रों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो फाउंडेशन प्रोग्राम के दौरान, जिसे बुनियादी प्रशिक्षण भी कहते हैं, प्रशिक्षणार्थियों को लोक सेवा के उद्देश्य, दायित्व, सेवा, नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी और निष्पक्षता आदि का पाठ पढ़ाया जाता है। साथ में प्रारंभिक मनोविज्ञान, प्राथमिक उपचार, आपातकालीन सेवा, भारतीय संस्कृति व कला, जनगणना, जनसंख्या से संबंधित अध्ययन, भाषा विज्ञान आदि का भी उनको नॉलेज दिया जाता है। जो संस्थागत प्रशिक्षण है उसमें संस्थागत प्रशिक्षण बाद में होता है, पहले फाउंडेशन प्रोग्राम होता है। तो संस्थागत प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को कुछ प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे बागवानी, शारीरिक व्यायाम, मोटर चलाने का प्रशिक्षण आदि। तो इस तरह के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों को कुछ भागों में विभाजित कर दिया जाता है और उन्हें लखनऊ, उदयपुर, मैसूर, हैदराबाद, रांची आदि अलग अलग सेंटरों पर भेजा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को वे अपनी आंखों से देख सके, इसका प्रबंध भी किया जाता है। न्यायालय की प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखने के लिए उनको देहरादून के मजिस्ट्रेट की अदालत में भी कुछ दिन तक साथ रखते हैं। सैन्य प्रशिक्षण के लिए उन्हें किसी सैनिक छावनी में भी सैनिकों के सानिध्य में रखा जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि उन्हें अलग अलग जगह का ओरिएंटेशन उनको करवाया जाता है। भारत दर्शन भी उनको करवाया जाता है, जिसमें उनका एक व्यापक पर्सपेक्टिव उनका जनरेट हो सके। तो इस अकेडमी में 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद में अप्रैल में प्रशिक्षणार्थियों की एक परीक्षा देनी पड़ती है। ये परीक्षा 2 भागों में विभाजित होती है। एक भाग लिखित परीक्षा का होता है, दूसरा प्रायोगिक परीक्षा का होता है। लिखित जो परीक्षा होती है उसमें कुछ प्रश्न पत्र होते हैं जिनमें राजनीतिक सिद्धांत, भारत का संविधान, बुनियादी आर्थिक सिद्धांत, पंचवर्षीय योजनाएं, विधि, सामान्य प्रशासनिक ज्ञान, अकादमी के निर्देशन तथा अध्यापकों के द्वारा इनका मूल्यांकन किया जाता है। और जो प्रोबेशनर होता है उसका स्थान इन अंकों पे निर्भर करता है कि उसकी कौन सी रैंक आएगी। रैंक का अभिप्राय कि उस अकेडमी में कौन सी रैंक आएगी, इसका उसके कार्डर में या उसके उन सब चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद में इसी समय के दौरान उसको कार्डर भी अलॉट हो जाता है शुरू में, तो वो उस राज्य में उसको भेज दिया जाता है जो उसको आवंटन हुआ है। यहाँ उसको कार्य करते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्य के साथ जिसको प्रशिक्षण बोला जाता है, तो यहाँ कार्य के साथ में उसको प्रशिक्षण दिया जाता है।
एक व्यावहारिक प्रशिक्षण होता है। इस प्रशिक्षण में उसको राज्य के सचिवालय में, जिला कलेक्टर कार्यालय में, कोषागार में, भू अभिलेख कार्यालय में, पुलिस कार्यालय में, विकास कार्यक्रमों से संबंधित विभागों में, मजिस्ट्रेट के साथ में आदि अनेक जगह उसको लगाया जाता है। तो कार्य करते हुए प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को उत्तरदायित्व तो नहीं सौंपा जाता, लेकिन प्रशिक्षणार्थी जिससे कि वो स्वतंत्रतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करते ही वह उपमंडल के शासन का उत्तरदायित्व भी ग्रहण कर लेता है। 1969 में सैंडविच ट्रेनिंग शुरू हुई है। तो ये सैंडविच ट्रेनिंग का मतलब सैंडविच जो अपन खाते हैं कि दोनों तरफ ब्रेड होती है, बीच में मसाला होता है, तो उसी प्रकार से इसके अंतर्गत परीक्षा दिन राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रारंभ में 6 महीने रहता है। इसके बाद वह राज्य में 1 साल तक प्रयोगात्मक प्रशिक्षण लेता है और फिर बाद में पुनः 6 माह के लिए अकादमी में आता है। तो सैंडविच हो गया ना, पहले अकेडमी में मसूरी में, फिर राज्य में जो उसको कार्य अलॉट हुआ है, और फिर वापस अकेडमी में। तो सेवाओं में भर्ती हुई परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को जो इस प्रकार से वह अपना एक प्रशिक्षण प्राप्त करता है।